अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड एंटीएमेटिक ड्रग्स। इसकी आउटलाइन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। इसमें हमने बेसिकली कुछ डिजीज़ फोकस ट्रीटमेंट पढ़नी है, यानी कि हम 5 to 6 डिजीज़ को डिस्कस करेंगे और उनकी क्योर के लिए जो भी ड्रग्स यूज़ होती है हम उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, इसके अलावा इंडिकेशन को, एडवर्स इफेक्ट्स को, कॉन्ट्रा इंडिकेशन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज जो हमने बेसिकली पढ़ना है वो पेप्टिक अल्सर एंड जर्ड है। अच्छा, यहाँ से मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ कि हमने 6 कॉमन मेडिकल कंडीशंस जिसमें पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, इसके अलावा कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड अमेसिस, अमेसिस का वर्ड जहाँ भी आता है वो फार्माकोलॉजिकल टर्म में वॉमिटिंग को कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम। ठीक है, ये सारी डिजीजेज हमने इनकी ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज होती हैं वो हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़नी है। तो आज हम फोकस करेंगे पेप्टिक अल्सर एंड जर्ड पे। अच्छा, आपकी बुक का पेज नंबर 540 है और चैप्टर नंबर 40 है, आप इंडेक्स से देख सकते हैं। ठीक है, ड्रग्स फॉर जीआईटी या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड एंटीएमेटिक ड्रग्स। ठीक है, तो आपकी आउटलाइन का चैप्टर नंबर सेकंड है ये, और ये मेजर चैप्टर है। इसके बाद हमारा मेरा ख्याल है 1 से 2 चैप्टर्स रहते हैं। वो है तो इम्पोर्टेंट, लेकिन वो 3 to 4 लेक्चर्स में कवर होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ये जो चैप्टर है ये मेजर चैप्टर है। ड्रग्स यूज टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर डिजीज एंड गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। अच्छा, अब पेप्टिक अल्सर होता क्या है, ठीक है, किस ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन सेंटर है इसमें, अब हम सब कुछ डिस्कस करते हैं। पेप्टिक रिलेटेड टू स्टमक। ठीक है, और अल्सर का मतलब होता है वुंड या फिर जख्म। अब स्टमक की लाइनिंग में इरोजन हो जाती है, रप्चर हो जाती है, उसकी वजह से वहाँ वुंड्स या जख्म हो जाता है, उसको कहते हैं कि पेप्टिक अल्सर। ठीक है, हमें पता है कि हमारी बॉडी एक स्पेसिफिक एसिड सिक्रीट करती है जिसे कहते हैं HCl या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और ये जो एसिड होता है ये बेसिकली हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है। अब इस एसिड के मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, ठीक है, मुख्तलिफ रोल्स हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो एसिड है HCl हमारी बॉडी में डाइजेशन का काम करता है। ठीक है, हमारी बॉडी में ओरल कैविटी ने अपना काम कर दिया। ठीक है, जो भी हम फूड इनटेक करते हैं उसको ब्रेक डाउन करके उसको मैक्रोस से मॉडरेट पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी उसको इनगल्फ करती है। ठीक है, और उसके बाद हमारे स्टमक में एसिड होता है और इसके अलावा कुछ एंजाइम्स होते हैं। ये जो एसिड होता है ना, ये उन एंजाइम्स को जो जिसे कहते हैं पेप्सिनोजिन, पेप्सिन, इसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, पेप्सिनोजिन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म होती है उस एंजाइम की जिसने उस खाने को जो हमने लिया है उसको आगे फर्दर ब्रेक डाउन करना है। तो ये जो एसिड होता है ये पेप्सिनोजिन को जो कि इनएक्टिव थी उसको एक्टिवेट करता है, उसकी एक्टिव फॉर्म है जिसको कहते हैं पेप्सिन। अब जो पेप्सिन एंजाइम है उसने जो भी फूड में प्रोटीन पार्टिकल्स हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी ब्रेक डाउन करनी है और उसको उनके बेसिक सब यूनिट्स तक तोड़ना है। ठीक है, ताकि हमारी बॉडी में उन पार्टिकल्स की, जैसे कि प्रोटीन है तो उसका जो बेसिक है वो अमाइनो एसिड है। ठीक है, उसने पेप्टाइड्स में, अमाइनो एसिड्स में उसको कन्वर्ट करना है। और इस चीज़ें ज़रूरी क्यों हैं, क्योंकि जब तक वो कन्वर्ट नहीं होगा अपने सब पार्टिकल्स में या बेसिक पार्टिकल्स में, ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाएगा। ठीक है, और जो भी प्रोटीन के टास्क होते हैं हमें पता है जनरली कि प्रोटीन हमारी बॉडी में किस लिए ज़रूरी होती है, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इसके अलावा टिश्यू रिपेयर के लिए, ऑर्गन रिपेयर के लिए। ठीक है, तो जब तक वो उन पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं होगी तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसीलिए स्टमक एसिड ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी बॉडी में हम मुख्तलिफ तरह की फूड लेते हैं। ठीक है, बहुत सी फूड जो है आजकल जंक फूड है।
और वो बेसिकली एसिडिक है, पैथोजेनिक है, ठीक है। बाहर से बैक्टीरियाज, पैथोजेंस हमें पता नहीं होता और हम वो ले रहे होते हैं, इनटेक कर रहे होते हैं। तो वो ये है कि जो स्टमक की लाइनिंग है वो एसिडिक है, वहां पे ये बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर सकते और किल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह भी हमारा स्टमक और स्टमक एसिड हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो ये भी स्टमक एसिड का रोल है। लेकिन कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं या कुछ फूड ऐसी हम इनटेक कर लेते हैं जिसकी वजह से ये एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। या कुछ डिजीज होती है जिसमें आ जाती है जोलिंजर एलिसन डिजीज सिंड्रोम, इसको हम नेक्स्ट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये टर्म आएगी। तो कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमारा जो स्टमक लाइनिंग है वो एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्टमक की लाइनिंग म्यूकोजा रप्चर होने लग जाता है, इरोजन होने लग जाती है उसमें, ठीक है, और वूंड जख्म बनने लग जाते हैं जो कि लीड करते हैं पेप्टिक अल्सर को और गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज को। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में एसोफेगस का आपको पता है, ठीक है। तो जो स्टमक में एसिड होता है वो रिफ्लक्स बैक कर जाता है एसोफेजियल लाइनिंग पे, जो कि इनिशियली कॉम्प्लिकेशन तो करती है लेकिन मजीद जाके इरोजन करती है, और जो अगर क्रोनिक हो जाए तो वहां पे भी अल्सर कॉज कर सकती है या वूंड कॉज कर सकती है, ठीक है। अब आपको बेसिकली एक चीज पता चल गई कि हम जो भी ड्रग्स देंगे इसको ट्रीट करने के लिए उसका मकसद होना चाहिए उस एसिड की जनरेशन को स्टॉप करना, ठीक है। अब उसका भी एक मैकेनिज्म होता है कि वो जो एसिड है, देखिए चाहिए तो सही हमें ना हमारी बॉडी को डाइजेशन वगैरह के लिए, लेकिन प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, तो हमें उस ओवर प्रोडक्शन को स्टॉप करना है, ठीक है। तो उसके मैकेनिज्म देखेंगे, पहले हम जनरल मैकेनिज्म देखेंगे कि एसिड प्रोड्यूस कैसे होता है। हमने इसमें 4 ड्रग्स पढ़नी है पेप्टिक अल्सर में, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो हम बेसिकली 2 ड्रग्स का स्टडी करेंगे, और दोनों ड्रग के लिए मैं आपको एक नॉर्मल और जनरल मैकेनिज्म बता देती हूँ। दोनों ड्रग्स का बस फर्क सिर्फ ये है कि होता वही मैकेनिज्म है, लेकिन ड्रग डिफरेंट जगह पे जाके एक्ट करती है और उस चीज़ को ब्लॉक कर देती है, ठीक है। इस तरह का मेरा ख्याल है मैंने आपको किसी और चैप्टर में भी पढ़ाया था कि मैंने आपको एक ही जनरल मैकेनिज्म दे दिया था, और फिर मैंने कहा था कि हाँ उसमें मेरा ख्याल है एंटी फंगल ड्रग्स में आपको बताया था कि सबसे पहले जो थी हमारे पास वो एम्फोटेरेसिन बी थी, उसके बाद हमारे पास ड्रग की क्लास थी एजोल ड्रग क्लास, उसके बाद थी स्क्वालिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ठीक है। तो मैंने आपको एक जनरल मैकेनिज्म बता दिया था कि जो फंजाई की एर्गोस्टिरोल है, बेसिकली हमने इन तीनों ड्रग्स के थ्रू उसको ब्लॉक करना होता है, ठीक है। तो स्क्वालिन पहले आता है, वो उसका प्रिकर्सर है, ठीक है, 14 अल्फा डी मिथाइलेज का, और वो आगे जनरेशन करवा रहा होता है लेनोस्टिरोल की, लेनोस्टिरोल नेक्स्ट करवा रहा होता है एर्गोस्टिरोल की। तो सिर्फ फ़र्क ये था कि ड्रग मुख्तलिफ जगह पे जाके बाइंड करती है और मुख्तलिफ स्टेप को ब्लॉक करती है, होता एक ही सीरीज के अंदर है, ठीक है। तो भी इसी तरह ही है, हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो पेप्टिक अल्सर के कॉजेज क्या होते हैं। मेन कॉज जो है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, एक बैक्टीरिया है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है, और दूसरा एनसेड्स जो हम ड्रग्स लेते हैं इनकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है, ठीक है। अब इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होंगे। पहला तो यही कि हेलिकोबैक्टर पाइलोराई जिसकी वजह से हुआ है इसको रिमूव करवा दें, दूसरा गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को कम करवा दें, ठीक है। तो अब हम इनकी फोकस्ड ड्रग्स को देखते हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स आपने करने हैं, हम इसमें नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वाड्रपल थेरेपी और ट्रिपल ड्रग थेरेपी, ठीक है। तो उससे ही आपने यही ड्रग्स आती है, लेकिन क्वाड्रपल का मतलब होता है 4, ठीक है, जिसमें 4 ड्रग्स हो, और ट्रिपल थेरेपी यानी कि जिसमें 3 हो, और ये हम कॉन्कॉमिटेंटली कम्बिनेशन में दे रहे होते हैं, ठीक है, सिवियरिटी की बेस पे। नेक्स्ट देखिए H2 हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स।
इनमें 4 ड्रग्स आती हैं, चारों आपने करनी है, सिमेटिडीन, फेमोटिडीन, निज़ाटिडीन, रनिटिडीन। नेक्स्ट है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग्स, हमारे अराउंड भी बहुत यूज़ होती है। इसके अलावा फार्माकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी इसकी है, ठीक है। डेक्स लेंसोप्राजोल, एसोमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल, ये आपने सारी करनी है। और हम नॉर्मली ब्रांड नेम राजिक के नाम से ओमेप्राजोल लेते हैं, ठीक है, जीआईटी के इश्यूज के लिए। प्रोस्टाग्लैंडिन में मीजोप्रोस्टोल, इसको भी हमने देखना है। और इसके अलावा एंटी मस्करेनिक एजेंट्स, एंटासिड्स, इसमें बेसिकली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके बाद है म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स, जिसमें बिस्मथ, सबसैलिसाइलेट और सुक्रालफेट आ जाता है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमने डिजीज फोकस करना है, ठीक है। तो ये जो ड्रग्स हैं ये पेप्टिक अल्सर और जर्ड के लिए यूज होती हैं। नेक्स्ट जब हम एंटी अमेटिक ड्रग्स पढ़ेंगे तो उसकी क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी तरह आईबीएस और आईबीडी जब हम डिस्कस करेंगे तो उनकी रिस्पेक्टिव क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट ही डिस्कस करेंगे उसके साथ। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ पेप्टिक अल्सर की ड्रग्स है और ये इम्पॉर्टेंट है। लास्ट ईयर भी आया हुआ था प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो अभी हम पढ़ के आए हैं, ओमेप्राजोल। नेक्स्ट हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, पेशेंट्स विद पेप्टिक अल्सर हु आर इन्फेक्टेड विद एच पाइलोराई रिक्वायर्स antimicrobial treatment. Infection with H. pylori is diagnosed by endoscopic biopsy of gastric mucosa or various non-invasive methods including serology, fecal antigen test and urea breath test. ठीक है, ये सारा कुछ रीड करने वाला है। बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है। करंटली quadruple therapy of bismuth subsalicylate, मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन प्लस पीपीआई। अच्छा, ये जो है ये क्वाड्रपल थेरेपी में आता है। मैंने आपको बताया क्वाड्रपल मींस 4, ठीक है। इसमें 4 एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स आ रहे हैं, बिस्मथ, सबसैलिसाइलेट, मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन और पीपीआई। पीपीआई जो अभी हम ऊपर ड्रग की क्लास पढ़ के आए हैं जिसमें ओमेप्राजोल और पेंटोप्राजोल वगैरह आता है। नेक्स्ट देखिए ट्रिपल थेरेपी। ट्रिपल थेरेपी में यानी कि 3 ड्रग्स आएंगे, ठीक है। एक एमॉक्सिसिलिन, पीपीआई तो हो गई, और प्लस क्लेरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। तो ये आपने इसको एज इट इज करना है और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग में भी आप लिख सकते हैं अगर जर्ड और पेप्टिक अल्सर की जनरल क्वेश्चन दे दे वो के क्लासिफिकेशन लिखे। इसके अलावा ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसकी कोई एज सच एक्सप्लेनेशन है नहीं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए H2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट। अब इसमें क्या होता है कि हमारे बेसिकली H1 रिसेप्टर्स और H2 रिसेप्टर्स, H1 जो होते हैं वो हमारे स्मूथ मसल्स में होते हैं, ठीक है, हमारे ब्रोंकाई में होते हैं, लंग्स में होते हैं, इसके अलावा ब्रेन की सराउंडिंग्स में होते हैं। और जो H2 रिसेप्टर्स होते हैं वो बेसिकली हमारे स्टमक में होते हैं, ठीक है। तो अब इनका अपना अपना फंक्शन है। H2 रिसेप्टर्स का बेसिकली फंक्शन है गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन, ठीक है। गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन इज स्टिमुलेटेड बाय ACH। ये सारे के सारे जो है ना ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं बेसिकली, ठीक है, या फिर केमिकल्स हैं या हार्मोन्स हैं जो कि ट्रिगर करते हैं गैस्ट्रिक एसिड को, बाय एसिटाइलकोलिन, हिस्टामिन एंड गैस्ट्रिन, ठीक है। द रिसेप्टर मीडिएटेड बाइंडिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन, हिस्टामिन और गैस्ट्रिन, ये तीनों जो केमिकल्स हैं ना बच्चे, ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब मैंने आपको बताया गैस्ट्रिक एसिड का रोल क्या होता है, ठीक है, और गैस्ट्रिक एसिड क्यों हमारी बॉडी को चाहिए होता है। तो जब भी ज़रूरत पड़ती है डाइजेशन के लिए या प्रोटेक्शन के लिए अगेंस्ट पैथोजेंस, तो हमारी बॉडी इन
न्यूरोट्रांसमीटर्स या हॉर्मोन्स के थ्रू गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन करवाती है स्टमक के अंदर, ठीक है, ताकि स्टमक की लाइनिंग को अगर पैथोजेंस हैं तो उससे प्रोटेक्ट करे, अगर इनडाइजेशन हो रही है तो डाइजेशन करवाए, ठीक है। तो ये केमिकल्स रिलीज होते हैं, रिजल्ट्स इन द एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज। अब आप चाहें तो साथ साथ बेशक एक साइकिल ड्रॉ कर लें, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, ACH यानी कि एसिटाइल कोलिन, हिस्टामीन और गैस्ट्रिन। अब ये जो है ये आगे एक्टिवेट करती हैं प्रोटीन काइनेज को, विच इन टर्न स्टिमुलेट्स द H positive, K positive ATPase proton pump to secrete hydrogen ion in exchange for K positive into the lumen। अच्छा, अब होता क्या है, ये जो तीन है ना, ये मेजर स्टेप्स है। सबसे पहले तो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन स्टार्ट होती है ACH से या हिस्टामीन से या फिर गैस्ट्रिन से, ठीक है। ये तीनों जाके एक्टिवेट करते हैं प्रोटीन काइनेज को, ठीक है। प्रोटीन काइनेज आगे एक पंप को एक्टिवेट करती है जिसको कहते हैं H पॉजिटिव हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase प्रोटॉन पंप, ठीक है। इसका इसका आगे काम होता है गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन करवाना, ठीक है। अच्छा, अब करवाते कैसे, जो क्लोराइड आयन है ना, देखिए H पॉजिटिव तो हमें इस पंप से मिल गया, ठीक है, जो कि हमारे स्टमक में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब एसिड बनाने के लिए जो कि रिस्पेक्टिव एसिड है हमारा HCl, ठीक है, उसके लिए हमें क्लोराइड आयन की भी ज़रूरत है। क्लोराइड आयन हमें कहाँ से मिलेगा, H पॉजिटिव तो हमें यहाँ से मिल गया। अब जो क्लोराइड आयन है वो हमें हमारी ब्लड स्ट्रीम से मिल जाता है, ठीक है। तो वो क्लोराइड और यहाँ से हाइड्रोजन बाइंड करके HCl की प्रोडक्शन करवा देते हैं, जबकि हमें चाहिए होती है। अब ये ड्रग क्या करती है, बाय कॉम्पिटिटिवली ब्लॉकिंग द बाइंडिंग ऑफ हिस्टामीन दीज H2 रिसेप्टर्स, ठीक है। हमें देखिए शुरू में पता है कि सबसे पहले हिस्टामीन रिलीज होता है, वो जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है H2 रिसेप्टर के साथ, और वो फिर प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देता है। प्रोटीन काइनेज नेक्स्ट ATPase को, H पॉजिटिव K पॉजिटिव ATPase को एक्टिवेट कर देती है, ठीक है। तो इसने क्या करना है कि जब हिस्टामीन बाइंड कर रही होगी H2 रिसेप्टर्स के ऊपर, तो इसने कॉम्पिटिटिवली जाके उसको ब्लॉक कर देना है, इस स्टेप को ही। तो इसीलिए इस ड्रग की क्लास का नाम है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है। These agents reduce the secretion of gastric acid. The four drugs used in the United States, cimetidine, ranitidine, nizatidine, famotidine, inhibit basal food stimulated and nocturnal uh, secretion of gastric acid, reducing acid secretion by approximately 70%. Cimetidine was the first H2 receptor antagonist. However, its utility is limited by its adverse effects profile and drug-drug interaction. Action देखिए वही चीज़ है, the histamine H2 receptor antagonist acts selectively on H2 receptors in the stomach without effects on H1 receptor, ठीक है। अगर H2 receptor antagonist है, वो ड्रग की क्लास है जिसमें सिमेटिडिन, फमोटिडिन वगैरह आती हैं। तो इसने देखिए स्पेसिफिक, मैंने आपको शुरू में बताया कि एच रिसेप्टर दो तरह के होते हैं, H1 भी होता है, H2 भी होता है, ठीक है। तो ये जो ड्रग्स हैं ये स्पेसिफिकली बाइंड करती है H2 रिसेप्टर्स के साथ और उसको ही ब्लॉक करती है विदाउट इफेक्ट्स ऑन H1 रिसेप्टर। नेक्स्ट देखिए थेरेप्यूटिकल यूजेस। अब इसके तीन बेसिकली यूजेस हैं, हमें पता है हम किस लिए पढ़ रहे हैं, पेप्टिक अल्सर के लिए पढ़ रहे हैं और जर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, या अल्सर्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो पेप्टिक अल्सर, ऑल फोर एजेंट्स आर इक्वली इफेक्टिव इन प्रोमोटिंग एंड हीलिंग ड्यूडेनल एंड गैस्ट्रिक अल्सर। हाउएवर रिकरेंस का मतलब होता है दोबारा हो जाना। इट्स कॉमन इफ H pylori is present and the patient is treated with these agents alone. Patients with NSAID-induced ulcers should be treated with PPIs because these agents heal and prevent future ulcers more effectively than do H2 receptor antagonists, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, acute stress ulcers। अच्छा, ये जो स्ट्रेस अल्सर्स होते हैं ये बेसिकली किसी ट्रॉमा इंजरी की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। These drugs are used as intravenous infusion to prevent and manage acute stress ulcers associated with high-risk patients in the intensive care setting. However, because tolerance may occur with these agents, PPIs
अच्छा, जो हमारी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होती है ना, वो पीपीआईज ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसके अलावा हमने एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो ऊपर पढ़े हैं उसमें भी हमने यही देखा था कि बाकी ड्रग्स तो हम दे रहे थे, एंटीबायोटिक्स तो दे रहे थे जैसे कि क्लेरिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन, लेकिन साथ हम एक पीपीआई ऐड कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें भी इस तरह ही है एच2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स में कि उसके साथ जो है कॉम्बिनेशन में पीपीआई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मोर इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए। Gastroesophageal reflux disease. H2 receptor antagonists are effective for the treatment of heartburn or GERD. H2 receptor antagonists act by decreasing acid secretion. Therefore, they may not relieve symptoms of heartburn for up to 45 minutes. Antacids more quickly and efficiently neutralize stomach acid, but their action is short-lived. For these reasons, PPIs are now used preferentially in the treatment of GERD, especially for patients with severe and frequent heartburn. मेरे ख्याल है इसमें कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बात ही नहीं जो एक्सप्लेन करने वाली हो। अगर कोई हुई तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा लेक्चर के बाद। ठीक है, मुझे CRGR के थ्रू टेक्स्ट कर दीजिएगा ओवरऑल लेक्चर में अगर कोई आपको बात समझ ना आ रही हुई तो। नेक्स्ट देखें, एडवर्स इफेक्ट्स। इन जनरल द H2 receptor antagonists are well tolerated. However, cimetidine can have endocrine effects such as gynecomastia and galactorrhea. अच्छा, ये दो टर्म्स आपने याद रखनी है, ये इसके मेजर साइड इफेक्ट्स है, एडवर्स इफेक्ट्स है। ठीक है, गायनेकोमेस्टिया, ग्लैक्टोरिया, ये आपका एमसीक्यूज के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है और आपके सब्जेक्टिव में आएगा तो आपने भी लिखना है। गायनेकोमेस्टिया कहते हैं कि मेल में ब्रेस्ट इनलार्जमेंट ड्यू टू हॉर्मोन्स फ्लक्चुएशन। ठीक है, एस्ट्रोजन इंक्रीज हो जाना और जिसकी वजह से मेल ब्रेस्ट की इनलार्जमेंट हो जाती है, उसको कहते हैं गायनिकोमेस्टिया। एंड गैलेक्टोरिया कंटिन्यूअस रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ मिल्क बिकॉज इट एक्ट्स एज नॉन स्टेरॉइडल एंटी एड्रोजन. Other central nervous system effects such as confusion and altered mentation. Altered mentation related to हमारी mental status. ठीक है, altered मतलब के change होना occur primarily in elderly patients and after IV administration. H2 receptor antagonists may reduce the efficacy of drugs that require an acidic environment for absorption such as ketoconazole. ठीक है, cimetidine inhibits several cytochrome P450 isoenzymes and can interfere with the metabolism of many drugs such as warfarin, phenytoin and clopidogrel. अच्छा, साइटोक्रोम P450, ये जो साइटोक्रोम्स है ना बच्चे, ये एक एंजाइम की फैमिली है। ठीक है, जो कि हमारे बेसिकली लीवर में होता है। हमें पता है कि हमारा जो लीवर है वो मेन ऑर्गन होता है हमारी ड्रग की मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है, तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये उस ड्रग की ब्रेकडाउन के में इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसकी मेटाबॉलिज्म में इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इस फैमिली को कहते हैं साइटोक्रोम फैमिली। ठीक है, ये साइटोक्रोम P450 आइसो एंजाइम्स। तो ये ड्रग क्या करती है, ये उन एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। ठीक है, एंड कैन इंटरफेयर विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ मेनी ड्रग्स सच एज वारफरिन, फेनिटोइन एंड क्लोपिडोग्रेल। और इन 3 ड्रग्स के साथ ये इंटरेक्शन करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनहिबिटर्स ऑफ H पॉजिटिव, K पॉजिटिव ATPase। अब मैं आपको जनरली बता देती हूँ कि लास्ट जो हमने H2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट पढ़ा था उसमें हमने इस तरह पढ़ा था, साइकिल स्टार्ट होती है कि गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन किस तरह होती है। सबसे पहले हमारे पास ACH आता है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन और हिस्टामीन, वो दोनों जाके बाइंड करते हैं AH2 रिसेप्टर के साथ और एक्टिवेट कर देते हैं प्रोटीन काइनेज को, जो कि फर्दर एक्टिवेट कर देती है हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase प्रोटोन पंप को। ठीक है, जो कि नेक्स्ट जो है वो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन करता है। AH2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में उन्होंने हमने क्या पढ़ा था कि पहला स्टेप ही इनहिबिट हो जाता है कि जहाँ पे हिस्टामीन ने बाइंड करना होता है हमारे H2 रिसेप्टर के साथ, वो वाला जो स्टेप है वही ब्लॉक हो जाता है, इसीलिए हम उसको कहते हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट स्टैंड्स फॉर ब्लॉकर्स। ठीक है, तो
उसी साइकिल में नेक्स्ट हमने देखा था हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस प्रोटॉन पंप। ये जो ड्रग है ये बेसिकली उस पंप को ब्लॉक करती है जिसने नेक्स्ट जो है गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन करवानी है, ठीक है। The PPI binds to the H positive K positive ATPase enzyme system proton pump and suppress the secretion of hydrogen ions into the gastric lumen. The membrane bound proton pump is the final step in the secretion of gastric acid. ये हमें पता है, ये अंडरस्टूड बात है और हमने पूरी साइकिल पढ़ी है और हमें पता था कि ये जो था पंप वाला ये फाइनल स्टेप था, इसके बाद गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन हो रही थी। तो जो ये ड्रग है ये इस पंप को ही ब्लॉक कर देगी। दी अवेलेबल पीपीआईज इंक्लूड्स दीज ड्रग्स, ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। एक्शन दीज एजेंट्स आर प्रो ड्रग्स। प्रो ड्रग्स का हमें पता है, मेरा ख्याल है मैंने आपको क्लास में भी बताया हुआ है कि प्रो ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जिनको स्पेसिफिक कोई एंजाइम चाहिए होता है या फिर जो स्टार्ट में इनएक्टिव होती है, ठीक है। जब हम लेते हैं तब इनएक्टिव होती है लेकिन उनको कोई स्पेसिफिक या तो एंजाइम चाहिए होता है या उनको इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी चाहिए होती है जो उनको एक्टिव कर दे, ठीक है। या तो कोई एंजाइम होता है जो उनको एक्टिवेट कर देता है या कोई ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है कि वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते वो एक्टिव हो जाए। बच्चे देखिए हमें पता है कि हमारी बॉडी में मुख्तलिफ ऑर्गन है, मुख्तलिफ ऑर्गन्स की मुख्तलिफ पीएच है, ठीक है। हमारा जैसे ब्लड है तो ब्लड की जो पीएच है वो अराउंड 7.4 है। इसी तरह हमारा जो स्टमक है उसकी एसिडिक पीएच है और इसी तरह हमारा जो स्मॉल इंटेस्टीन है बेसिकली उसकी पीएच जो है वो बेसिक होती है या अल्कलीन होती है, ठीक है। तो जो फॉर एग्जांपल हम एक ड्रग डिज़ाइन कर रहे हैं कि वो स्टमक में जाके ही एक्टिव हो, ठीक है। तो वो क्या होगी जब तक उसको स्टमक का स्पेसिफिक एसिडिक पीएच नहीं मिल जाती या उसको एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट नहीं मिल जाता तब तक वो एक्टिव नहीं होती। या फिर कोई ऐसा एंजाइम जो कि हमारे स्पेसिफिकली उस ही ऑर्गन में हो जिस ऑर्गन में उस ड्रग ने जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, तो तब तक वो एक्टिव नहीं होगी। इसका फ़ायदा ये भी होता है कि वो ड्रग जो है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बच जाती है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मेरा ख्याल है मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, क्लास में। तो these agents are products with an acid resistant enteric coating to protect them from premature degradation, ठीक है। premature degrade उस ड्रग को premature degrade होने से बचाता है by gastric acid. The coating is removed in the alkaline duodenum, ठीक है। कि ये जो ड्रग है ये अल्कलाइन ड्यूडेनम में जाके इसकी कोटिंग रिमूव होती है एंड द प्रो ड्रग अ वीक बेस इज एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द पैराइटल सेल। पैराइटल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, या वो उनको रिलीज कर रहे होते हैं। There it is converted to the active drug and forms a stable covalent bond with the H positive K positive ATPase enzyme. It takes about 18 hours for the enzyme to be resynthesized and acid secretion is inhibited during this time. At standard doses, PPI inhibit both basal and stimulated gastric acid secretion by more than 90%. ठीक है। ऊपर हमने सिमिटिडीन का पढ़ा था या H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का पढ़ा था कि हम वो 70% तक गैस्ट्रिक एसिड की इनिबिशन करवा सकते हैं, इसमें हम 90% तक करवा सकते हैं बहुत बेसल एंड स्टिमुलेटेड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। अच्छा, बेसल क्या होता है कि और स्टिमुलेटेड क्या होता है? स्टिमुलेटेड तो होता है कि अगर हमारी फॉर एग्जांपल जो न्यूरोट्रांसमीटर्स थे या लोकल मीडिएटर्स थे जैसे कि हिस्टामिन थी, उसने किसी स्टिमुलस की बेस पे गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन करवाई, ठीक है, कि बाहर से फूड आ रहा है इसकी डाइजेशन करवानी है, ये भी एक स्टिमुलस है ना। तो उससे उसको कहते हैं कि स्टिमुलेटेड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। बेसल सिक्रीशन वो होती है जो कि नॉर्मली अगर स्टिमुलस ना भी हो तो भी हमारे जो बॉडी ऑर्गन है या जैसे ये पंप है ये थोड़ा बहुत माइन्यूट अमाउंट में, बिल्कुल ही माइन्यूट अमाउंट में कुछ ना कुछ गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं बेसल। और स्टिमुलेटेड जो होती है वो किसी न किसी स्टिमुलाई की बेस्ड पे होती है कि अगर बाहर से कोई हमने फूड इनगल्फ किया है
तो हमारे रिसेप्टर्स जो है या जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो सिग्नलिंग करेंगे कि गैस्ट्रिक एसिड की सेक्रेशन बढ़ाओ, ठीक है, ताकि हम इन जो फूड की डाइजेशन प्रॉपर कर सकें। बेसल वो होती है कि अगर कोई स्टिमुलस ना भी हो तो भी बहुत माइन्यूट अमाउंट में गैस्ट्रिक एसिड की सेक्रेशन हो रही होती है, ठीक है। तो ये जो ड्रग है ये बेसल और स्टिमुलेटेड गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन दोनों को ही ब्लॉक कर रही होती है या फिर इनहिबिट कर रही होती है। An oral product containing omeprazole combined with sodium bicarbonate for faster absorption is also available. Therapeutical uses the PPI are superior to H2 antagonists in suppressing acid production and healing ulcers. Thus, they are preferred drug for the treatment of GERD, erosive esophagitis, acute duodenal ulcer, and pathological hypersecretory conditions such as Zollinger-Ellison syndrome. Zollinger-Ellison syndrome बेसिकली जो होता है ना वो हमारी इंटेस्टाइन में लेयंस बन जाते हैं जिससे गैस्ट्रिक एसिड की या एसिड की सेक्रीशन हो रही होती है, ठीक है, उसको कहते हैं वो हाइपर सेक्रेटरी कंडीशन होती है जिसको कहते हैं जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। तो ये उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है। PPIs reduce the risk of bleeding from ulcers caused by aspirin and other NSAIDs and may be used for prevention or treatment of NSAID-induced ulcer. PPIs are also used for stress prophylaxis, ulcer prophylaxis, ठीक है, etc. Next देखिए adverse effects. The PPIs are generally well tolerated. Omeprazole and esomeprazole may decrease the effectiveness of clopidogrel because they inhibit CYP2C19 and prevent the conversion of clopidogrel to its active metabolite. ये भी जो मेप्राजोल है ये भी क्लोपिडोग्रिल के साथ इंटरेक्शन करती है। Concomitant use of these PPI with clopidogrel is not recommended. देखिए concomitant मतलब कि कॉम्बिनेशन में हम PPI को क्लोपिडोग्रिल के साथ नहीं देते, और क्यों नहीं देते ये हम आप ऊपर आप रीजन पढ़ चुके हैं। PPIs may increase the risk of fractures, particularly if the duration of use is 1 year or greater. Prolonged acid suppression with PPIs and H2 receptor antagonists may result in low vitamin B12 because acid is required for its absorption in a complex and intrinsic factor. Elevated gastric pH may also impair the absorption of calcium carbonate. Calcium citrate is an effective option for calcium supplement in patients with or on acid suppressive therapy since absorption of citrate salt is not an option. It is not affected by gastric pH. Diarrhea and Clostridium difficile colitis may occur in patients receiving PPIs. Patients must be counseled to discontinue PPI therapy and contact their physician if they have diarrhea for several days. ठीक है, तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट है नोजिया, डायरिया, हेडेक, जीआई डिस्टर्बेंसेस, बोन फ्रैक्चर पर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अच्छा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बेसिकली हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं जब ये सेंस करते हैं कि गैस्ट्रिक एसिड की, देखिए हमने अभी तक जो मैकेनिज्म पढ़ा था वो गैस्ट्रिक एसिड की सेक्रीशन का था कि ठीक है कि हमारे जो नॉर्मली बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स प्रेजेंट हैं जिसमें हिस्टामिन आ जाता है, एसिटाइलकोलिन आ जाता है, वो ट्रिगर कर रहे होते हैं, हमारा ब्रेन सिग्नल कर रहा होता है कि स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन बढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं कि अगर डाइजेशन करवानी हो या अगर म्यूकोजा को प्रिवेंट करवाना हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा, तो हमारा जो ब्रेन है वो इन केमिकल्स के थ्रू सिग्नल करता है एसीएच के थ्रू या हार्मोन्स के थ्रू कि गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन को इन्हांस करो। वो हमने सारा साइकिल पढ़ा कि किस तरह होती है, ठीक है। लेकिन अब देखें जितना सफिशिएंटली गैस्ट्रिक एसिड चाहिए था उतना बन गया तो भी हमारा जो ब्रेन है वो किसी न किसी केमिकल मैसेंजर के थ्रू सिग्नल करता है कि अब गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन इनफ हो गई है, अब इसको स्टॉप कर दो, ठीक है। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं ये बेसिकली हमारी बॉडी में केमिकल मैसेंजर के तौर पे काम कर रहे होते हैं कि जो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन है वो इनफ हो गई है, इसको इनहिबिट करो। लेकिन अगर कुछ ऐसी कंडीशंस है या डिजीज है, डिसऑर्डर्स है, डिसफंक्शन है जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड की जो सिक्रीशन है वो अनकंट्रोल्ड हुई जा रही है, तो हम बाहर से प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ई को
एडमिनिस्टर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मीजोप्रोस्टोल। ठीक है। Prostaglandin E, produced by gastric mucosa, inhibits secretion of acid and stimulates secretions of mucus and bicarbonates. A deficiency of prostaglandins is thought to be involved in the pathogenesis of peptic ulcer. ठीक है, ये understood बात है। Misoprostol is an analog of prostaglandin E1। अच्छा, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, आपको पता है रिसेप्टर्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो हमारे केमिकल मैसेंजर्स हैं, ये जाके रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं और आगे जो भी एक्शन परफॉर्म होना होता है वो होता है। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, हिस्टामिन जाके बाइंड हो रहे थे H2 रिसेप्टर्स के साथ, उसके बाद प्रोटीन काइनेज एक्टिवेशन और ब्ला ब्ला। ठीक है, इसी तरह प्रोस्टाग्लैंडिन भी, इनके भी रिसेप्टर हैं जिसमें बेसिकली हमारे पास 3 to 4 सब यूनिट्स आते हैं, E1, E2, E3, E4। ठीक है। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, जो मीजोप्रोस्टोल है, वो एनालॉग है प्रोस्टाग्लैंडिन E1 का। इज अप्रूव्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एनसेड इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक अल्सर। हमने स्टार्ट में 2 रीजंस पढ़ी थी पेप्टिक अल्सर की। एक तो था एच पाइलोराई, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई की वजह से पेप्टिक अल्सर होता है, और दूसरा पढ़ा था एनसेड इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, जो कि एनसेड्स की वजह से होता है। तो जो मीजोप्रोस्टोल है, ये अप्रूव्ड ड्रग है in the prevention of NSAID-induced gastric ulcer. Prophylactic use of misoprostol should be considered in patients who take NSAIDs and are at moderate to high risk of NSAID-induced ulcers, such as elderly patients and those with previous ulcers. Misoprostol is contraindicated in pregnancy. ये important MCQ है, ये आपका मेरा ख्याल है लास्ट सेमेस्टर के फाइनल में भी आया हुआ था। Since it can stimulate uterine contraction and cause miscarriage. Dose-related diarrhea is the most common adverse effect and limits the use of this agent. Thus, PPIs are preferred agents for the prevention of NSAIDs-induced ulcers. ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखें एंटासिड्स। एंटासिड की आप सिर्फ ये पहली 2 लाइनें करेंगे और ये जो 2 लाइनों के यूजेस और एडवर्स इफेक्ट्स हैं ये करेंगे। एंटासिड्स, अगर मैंने एंटासिड कह दिया हो तो ये एंटासिड है। एंटासिड्स आर, अच्छा, जो आपने मेरा ख्याल है घरों में भी फॉर्मुलेशन देखी होगी, आपको सिरप का कंसेप्ट तो है, आपको सस्पेंशन का कंसेप्ट है, एलिक्सर्स वगैरह का कंसेप्ट है। आपको ये भी पता होगा एक वाइट कलर की बॉटल, जो जैसे सिरप की बॉटल होती है ना, उसी तरह वाइट कलर की प्रिपरेशन होती है उस बॉटल के अंदर। ठीक है, जो कि थोड़ी विस्कस गाढ़ी सी होती है और वो मोस्टली यूज होती है इंडाइजेशन के लिए। उसको कहते हैं एंटासिड। एक जो है एंजाइम्स के नाम से भी आती है। ठीक है, तो वो इनकी ट्रीटमेंट के लिए या इसकी मैनेजमेंट के लिए, ट्रीटमेंट तो नहीं लेकिन मैनेज हो सकता है, ठीक है, उसके लिए ये यूज़ हो सकती है। पेप्टिक अल्सर ओवरऑल ट्रीट हो सकता है, लेकिन जो एंटासिड्स है ये इतनी मेजर ड्रग्स नहीं है उसकी प्रिवेंशन के लिए या ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो एंटासिड्स आर वीक बेसिस दैट रिएक्ट विद गैस्ट्रिक एसिड। आपने, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि केमिस्ट्री में एक एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो उसके प्रोडक्ट में वाटर और सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो वहाँ ये जो वो जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे भी वही अप्लाई होगा। एंड एसिड्स आर वीक बेसिस दैट रिएक्ट्स विद गैस्ट्रिक एसिड टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट। ठीक है, एंटासिड्स क्या होते हैं? वीक बेसिस होती है जो कि हमारे गैस्ट्रिक एसिड के साथ, जिसकी ओवर प्रोडक्शन हुई थी, उसके साथ रिएक्ट करती है और बना देती है वाटर और सॉल्ट को, टू डिमिनिश गैस्ट्रिक एसिडिटी। बिकॉज पेप्सिन is inactive at a pH greater than 4, antacids also reduce pepsin activity। ठीक है, ये मेरा ख्याल है मैंने आपको एग्जांपल दी थी स्टार्ट में कि पेप्सिन एंजाइम जो होता है ये हमारी स्टमक लाइनिंग में स्टमक में होता है, और ये मज़ीद हमारी जो प्रोटीन होती है जो फूड के थ्रू हमने इनगल्फ की होती है उसकी ब्रेक डाउन करवाता है पेप्टाइड्स में, पेप्टाइड बॉन्ड उसके ब्रेक डाउन करवाता है और उसको कन्वर्ट करवाता है अमीनो एसिड्स के अंदर, जो आपके प्रोटीन जो अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है फिर वो करती है। ठीक है, तो जो पेप्सिन एंजाइम होता है बेसिकली ये एक्टिव होता है एसिडिक पीएच के अंदर ही। तो हमने अब पढ़ा एंटासिड का कंसेप्ट कि इसमें ये वीक बेसिस होती है।
वीक बेस होगी और स्टमक में जाएगी तो जाके उसका जो पीएच है वो भी इंक्रीज कर देगी, ठीक है। तो जो एंटासिड्स होते हैं वो उसकी एक्टिविटी, पेप्सिन की एक्टिविटी को भी कम कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें दो ड्रग्स आती हैं, जिसमें आती है हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम। ये जो आपने ड्रग्स थी हमने स्टार्ट में देख ली थी और वही चार ड्रग्स हमने करनी है, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री इसके रहने दे। अगर मैकेनिज्म भी आता है तो वो जो ऊपर है हमने पढ़ा है वो इनफ है। थेरेप्यूटिकल यूजेस वैसे आएगा नहीं, क्योंकि इससे इम्पोर्टेंट ड्रग्स पीछे जो हमने जितनी भी पढ़ी हैं, बीपीआईज, एस2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, वो बहुत हद तक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये बाकी आपके ना एमसीक्यूज के लिए के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। Therapeutical uses antacids are used for symptomatic relief of पेप्टिक अल्सर डिजीज, ठीक है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हम इससे मैनेज कर सकते हैं, रिलीव कर सकते हैं, लेकिन टोटली इन ड्रग्स इस ड्रग से हम क्योर नहीं कर सकते। हाँ, अगर तो एक्यूट और स्टार्टिंग फेज में हो तब रिलीव मिल जाता है, ठीक है। Antacids are used for symptomatic relief of peptic ulcer disease, heart when injured. They should be administered after meal for maximum effectiveness. Adverse effects: aluminum hydroxides tend to cause constipation, whereas magnesium hydroxide tends to produce diarrhea. Preparation that combine these agents aids in normalizing bowel function. Absorption of the cations from antacids is usually not a problem in patients with normal renal function. However, accumulation and adverse effects may occur in patients with renal impairment. ठीक है, इजी था। अच्छा, म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स में सुक्रालफेट है, और इसमें ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 लाइनें कर लें, यहाँ से स्टार्ट कर लें। बाय फॉर्मिंग जेल्स विद एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, ये जेल बना देते हैं हमारी स्टमक लाइनिंग में, हमारे स्टमक के एपिथेलियल सेल्स पे। Sucralfate creates a physical barrier that protects the ulcer from pepsin and acid, allowing the ulcer to heal. ठीक है, इसको ज़्यादा बस आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी कि इसमें बस प्रोटेक्टिव जेल की तरह एक फिजिकल बैरियर बना देता है जो कि अल्सर को बचाता है उस एसिड से, ठीक है। तो यहाँ तक ही करें, बस इनफ है। नेक्स्ट जो है, ड्रग्स यूज फॉर कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया एंड वॉमिटिंग। ये इंशाल्लाह हम कल अगर फिजिकल क्लासेस हुई तो तब डिस्कस कर लेंगे, वरना अगर ऑनलाइन ही कंटिन्यू हुआ तो हम फिर नेक्स्ट इसको देख लेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर समझ आया होगा, और अगर नहीं तो आप अपने CRGR के थ्रू मुझे टेक्स्ट फॉरवर्ड कर दे जो चीज़ आपको समझ नहीं आई, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम इसकी टेस्टिंग भी अकॉर्डिंगली कर लेंगे, और ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है तो इसकी टेस्टिंग भी मैं कोशिश करूँगी हाफ हाफ चैप्टर करके कर लें। अगर टाइम नहीं हुआ तो हम इसको फुल चैप्टर में ही कवर करें, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।